नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रविवार है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है देवांश जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा, एक विक्रेता की मृत्यु हो गई है, क्या पुनः उस रजिस्ट्री को हम रजिस्ट्रार के ऑफिस से एग्जीक्यूट करा सकते हैं, रजिस्टर्ड करा सकते हैं? उत्तर में मुझे कहना है देवांश जी, आप करा सकते हैं। इस शर्त इतना ही है कि विक्रेता के अन्य वारिसान उस पर अपना सहमति दे दें। अगर अन्य वारिसानों की सहमति है तो वह रजिस्ट्री दोबारा कराई जा सकती है रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर। अगला प्रश्न है विजय जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि क्या अनिबंधित दस्तावेज यानी अनरजिस्टर्ड सेल डीड से हम संपत्ति के मालिक बन सकते हैं? दोस्तों, हम पहले ही कह चुके हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 17 सब क्लॉज ये प्रावधान करती है कि विक्रय पत्र को, दान पत्र को, डीड ऑफ गिफ्ट को रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर रजिस्टर्ड नहीं हुआ, सेक्शन 49 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार वैसे दस्तावेज को न्यायालय मान्यता नहीं देती है, न्यायालय उसे नहीं मानेगा। ऐसी परिस्थिति में कोई अनिबंधित दस्तावेज के द्वारा आप संपत्ति के मालिक नहीं हो सकते। लेकिन दोस्तों, अनिबंधित दस्तावेज को कोलेटरल पर्पस के लिए उपयोग में आप ला सकते हैं। इतना हमने पैसा दिया, पैसे के बदले में जमीन खरीदने की बात हुई, कहने का मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाकर के आप सिविल कोर्ट में केस करने के बाद उस दस्तावेज को फिर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अगला प्रश्न है रामेश्वर जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक भाई अपने हिस्से की जमीन किसी को बेच दिया 1975 में, लेकिन जो क्रेता था, जमीन का क्रेता था, सभी भाइयों की जमीन को कब्जा कर लिया। जमीन का विक्रेता 4 भाई थे। 3 भाई अंचलाधिकारी से लेकर DCLR तक के यहाँ दौड़ लगाते रहे, लेकिन वहाँ उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा, काफी पैसा खर्च हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में उन तीनों को हिस्सा कैसे मिलेगा? उत्तर में मुझे कहना है कि वो तीनों भाई सिविल कोर्ट में जाएं, टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें कि 1975 में जो रजिस्ट्री हमारे भाई के द्वारा एग्जीक्यूट की गई है, हिस्से से ज़्यादा की एग्जीक्यूट की गई है, उसे निरस्त कर दिया जाए और हम लोगों का हिस्सा इस पैतृक या शामिलात संपत्ति में अलग अलग दिला दिया जाए। न्यायालय सभी बिंदुओं पर गौर करने के बाद अगर उचित पाया, अगर देखा कि हाँ, आपके भी हिस्से की संपत्ति को आपके भाई ने बेच दिया है और वास्तव में वो जमीन का खरीदार उस संपत्ति पर कब्जा किए हुए है, आपके भाई के द्वारा निर्गत सेल डीड को कैंसिल कर दिया जाएगा न्यायालय से और आपकी हिस्से की संपत्ति को आपको दिला दी जाएगी। अगला प्रश्न है गौरव कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी 2 भाई थे। बड़े भाई के नाम पर संपत्ति 1950 से भी पहले खतियानी थी। परिवार संयुक्त चला आया। अब बड़े दादाजी की मृत्यु हो गई है, पिताजी की मृत्यु हो गई है। अब बड़े दादाजी के जो वारिसान है उनका कह रहा है कि अब छोटे दादाजी के किसी वारिसान को हिस्सा नहीं देंगे, क्योंकि यह संपत्ति मेरे दादाजी के नाम पर थी। अब इसके लिए मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है रामेश्वर जी, आप सिविल कोर्ट में जाएं, टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें, यहाँ साबित करें कि शामिलात संपत्ति बड़े दादाजी के नाम पर थी। अगर यह साबित करने में आप सफल हो जाते हैं कि शामिलात संपत्ति बड़े दादाजी के नाम पर थी, साथ ही साथ परिवार आज तक शामिलात रहा, अब बड़े दादाजी के पौत्र या पौत्री लोग जो हैं हिस्सा देने से इनकार करते हैं, ऐसी परिस्थिति में न्यायालय सही ढंग से बराबर हिस्से में जितना आपका शेयर होगा उस संपत्ति का बंटवारा कर देगा और आपके हिस्से की संपत्ति आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है उमा यादव जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी मरने के पहले नानी जी की संपत्ति मेरे 2 भाइयों के नाम पर वसीयत कर गए, उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया 2 महीने बाद। क्या उस संपत्ति में भी मेरा हिस्सा होगा जो संपत्ति पिताजी के नानी जी का था? उत्तर में मुझे कहना है उमा यादव जी, आपका हिस्सा निश्चित तौर पर है और वह संपत्ति पिताजी के नानी की थी, तो वह संपत्ति पिताजी की अपनी निजी संपत्ति नहीं थी। एक तरह से यह भी पैतृक संपत्ति कही जाएगी। पिताजी को दान में तो मिला नहीं था, पिताजी को विरासत में मिला था। ऐसी परिस्थिति में आप सब भाइयों का हिस्सा उसमें है। पिताजी अगर किसी 2 भाइयों के नाम पर उसका वसीयत कर दिए है, न्यायालय में जाइए, उस वसीयत को चैलेंज कीजिए, वो वसीयत कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका हिस्सा आपको निकाल कर वापस दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है संदीप गुप्ता जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि परिवार में कैसे बंटवारा करें कि खर्चा सबसे कम हो? उत्तर में मुझे कहना है कि संदीप गुप्ता जी, बंटवारा तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे सस्ता बंटवारा होता है मौखिक बंटवारा। इसके लिए आप क्या करें कि परिवार में एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर आपसी सहमति से, सभी भाइयों की सहमति से एक बंटवारा प्रपत्र तैयार करें, जिस पर सब लोगों के हिस्से का शेड्यूल अलग अलग दिया हो और उसी के आधार पर आप जाकर के अंचलाधिकारी के यहाँ अपने अपने हिस्से का दाखिल खारिज करा लें। दाखिल खारिज होते ही आपके परिवार में बंटवारा स्वीकार कर लिया जाएगा। यानी मौखिक बंटवारा अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड है तो वह बंटवारा की मान्यता दी गई है। विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में यह प्रावधान किया। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें।
अब विशेष अगले वीडियो में